चलिए दोस्तों 106 नंबर का देखते हैं। यार थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है। चलिए देखिए दोस्तों 106 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1910 ईस्वी में हुआ तब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध खड़े हुए। वृत्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? 106 का बताइए। 106 का जून 1945 में आयोजित शिमला समझौता के समय लॉर्ड वेवल वायसराय थे दोस्तों। कौन थे? 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन के समय लॉर्ड वेवल जो है वायसराय थे। तो जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे नहीं दोस्तों, लॉर्ड वेवल थे। 1945 में भारतीय नौसेना का विद्रोह सन 1910 में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। बिल्कुल दोस्तों, बी वाला सही है। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1910 ईस्वी में तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध क्या हुए? खड़े हुए। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला 107 निम्नलिखित कथनों पर विचार। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बताइए दोस्तों 107 का। देखिए दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी से जनवरी 1931 में हुआ। नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 से लंदन में संपन्न हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ। 30, 31, 32 में हुआ। कांग्रेस ने पहले व तीसरे में भाग नहीं लिया दोस्तों। पूना समझौता पर सितंबर 1932 में अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट के तहत हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया गया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। पृथक निर्वाचन का मतलब दोस्तों ये था ना कि जो वोट देने वाले व्यक्ति होंगे वो अभी हरिजन होंगे और जो खड़ा होंगे चुनाव में वो अभी हरिजन होंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई आप खड़ा तो आप ले लीजिए, मतलब जो है आरक्षण ले लीजिए कि आपका हरिजन ही व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको दे दीजिए। क्या वोट देने का अधिकार क्या दे दीजिए? सबको। तो ये समझौता हुआ था दोस्तों पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। बिल्कुल दोस्तों सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्ग नहीं दोस्तों, ये चुनाव से संबंधित विशेष चुनाव से संबंधित था। ये सिविल सेवाओं में ऐसा कोई मांग नहीं था दोस्तों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल दोस्तों, तृतीय में और जो है पहले में नहीं लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। ठीक है, दो में भाग नहीं लिया था दोस्तों, पहले व तीसरे में। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? रिवोल्यूशनरी फ्रंट की, आजाद हिंद फौज की, फॉरवर्ड ब्लॉक की, इंडियन फ्यूडल। आजाद हिंद फौज की स्थापना राष्ट्र बिहारी बोस ने किया था दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो 3 मई 1939 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में क्या था? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। क्या था दोस्तों बताइए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ लीजिए दोस्तों 1935। हर बार प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। तीनों था। 1935 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध किया गया। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध किया गया। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया। तो 1, 2, 3 तीनों था दोस्तों। डी ऑप्शन। 110 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेज पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? लाहौर अधिवेशन दोस्तों हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार पूछ चुका है 110 का। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। कौन? लाहौर अधिवेशन दोस्तों, बता दीजिए 110 का। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को क्या मना लिया था? स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन को बाद में हम भारतीय संविधान को भी लागू किए 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे दोस्तों। इनसे 2-3 बार प्रश्न इनसे पूछ दिया, सोच लीजिए। यूपीएससी रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, धीरे धीरे वही क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा है कभी कभी तो दोस्तों। तो इसलिए मैडम कामा ने जर्मनी में 1907 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय तिरंगा फहराया था दोस्तों। ठीक, तो कहाँ फहराया था मैडम कामा ने? जर्मनी में दोस्तों। ये क्या दिया है? पेरिस। पेरिस कहाँ है? रूस की राजधानी। तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, बिल्कुल। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, यह भी सही है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था दोस्तों? वित्त विभाग तो नहीं हो सकता। वित्त विभाग से क्वेश्चन पूछ चुका था दोस्तों। देखिए कैसे दिमाग लगा के क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये दोस्तों यूपीएससी जो है अलग अलग तरीके से खेल रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। यूपीएससी के खेल को हमें समझना। पहले वित्त विभाग के पूछा था अंतरिम सरकार में। अब जो है पूछ रहा है राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, इसलिए सब विभाग रट्टा मार जाइए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए जो भी हो। इसका खाद्य तथा कृषि विभाग था दोस्तों। 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य तथा कृषि मंत्रालय था। इस सरकार में रक्षा विभाग जो है दोस्तों बलदेव सिंह, जिसके पास बल हो वही रक्षा करेगा, याद कर लीजिए। तो रक्षा विभाग बलदेव सिंह। तथा विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल संबंधी जवाहरलाल नेहरू। अब विदेश का सबसे जानकार व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्र और विदेश का संबंध जवाहरलाल नेहरू जो है इनके ये रखे थे अंतरिम सरकार में। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का बंटवारा बच जाता है। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बढ़ सकता था। क्या होगा दोस्तों? वेबल योजना जून 1945 में शिमला समझौता से प्रस्तावित की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारिणी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों के सदस्यों की संख्या समान होती थी, लेकिन वेबल का ऐसा कोई विचार नहीं था कि इससे भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, अगला दोस्तों चलिए देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? सार्वजनिक रोष की लहर उभरी। ठीक, किसके कारण? ठीक, सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी दोस्तों। किसके कारण जो है सार्वजनिक रोष की? दी आर्म्स एक्ट, दी रोलेट एक्ट, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। दोस्तों ये 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है 1995 से 2007 आते आते आईएएस में 3 बार यूपीएससी ने इसको रिपीट कर चुका दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये हो रहा है दी रोलेट एक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये कब आया था दोस्तों? ये सब डेट उट याद कर लीजिए जो फेमस हो।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जब अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जगह जगह जनसभाओं की जाने लगी। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ था दोस्तों, और मार्च में पारित हुआ, अप्रैल में लोग जो है जुटे और इसी में हत्या का जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसके अनुसार शक के बिना पर किसी भी व्यक्ति को मुकदमा के 2 वर्ष तक बंदी बनाया जा सकता था। ये भी याद रखिए दोस्तों, 2 वर्ष तक बंदी बनाया जा सकता था। निम्नलिखित में से किसने कहा महात्मा गांधी ने भारत के सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? दोस्तों ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यूपीएससी। कहाँ से आरंभ किया दोस्तों? चंपारण से। 1917 ईस्वी में दोस्तों बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी जी ने दूसरी बार सत्याग्रह आरंभ किया दोस्तों। दूसरी बार रिपीट कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत हमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था दोस्तों। 1905 में बंगाली में लिखा गया। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गीत की रचना की है दोस्तों, और भारत और बांग्लादेश की। ठीक है, तो ये जो है निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पद ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया था? काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को भी पहले तो वो जो है नाइटहुड की उपाधि और ये पद भी तो मोतीलाल नेहरू, जीके गोखले, एमजी रानाडे, बीजी बाल गंगाधर तिलक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नाइटहुड की उपाधि तथा काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद ग्रहण करना भी अस्वीकार कर दिया था, और नाइटहुड की उपाधि भी छोड़ दिए थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजल नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी दोस्तों? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। इसकी स्थापना 1941 में किए थे दोस्तों, 1941 में। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिंग काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर विभाग और भारत के नेताओं को सुझाव दिया गया था? कौन थे दोस्तों, बताइए कौन थे? भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे दोस्तों। जून 1945 ईस्वी में लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक योजना भारतीयों के समक्ष रखी, जिसे वेवल योजना कहा जाता है दोस्तों। शिमला समझौता के अंतर्गत दोस्तों वायसराय वेवल ने जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं को धारण करने थे दोस्तों। शिमला समझौता वेवल द्वारा रखा गया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नवमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों को श्रृंखला में की थी दोस्तों? किसने जो है नवम दल का विरोध किया या आलोचना की? न्यू लैप्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष, सैयद अहमद खां, आरसी दत्त, वी राघवाचारी कौन थे दोस्तों? 120 का अरविंद घोष थे दोस्तों। अरविंद घोष जो है कैम्ब्रिज के दिनों में मित्र जेकी देशपांडे ने अरविंद घोष से प्रार्थना की कि वे राजनीतिक मुद्दों पर कुछ लिखें। तब अरविंद घोष ने न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की श्रृंखला निकाली, जिसमें कांग्रेस की नवमदलीय नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी दोस्तों। ठीक, 121 का निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। देखिए पीछे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर 2008 में पूछा है आईएएस में। आनंद मोहन बोस गलत है, ये तो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे थे दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों आते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों, बताइए। रॉलेट एक्ट पारित हुआ
मार्च 1919 में पारित हुआ। 13 अप्रैल को घटना घटी और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक गवर्नर जनरल थे। चेम्सफोर्ड, चमड़ा जो है खींच लिया गया, वो लोगों की चमड़ी खींच ली गई। चेम्सफोर्ड, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चेम्सफोर्ड जो है थे दोस्तों, चेम्सफोर्ड, वो ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी ऑप्शन हो जाए। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में, सब अनुयायी हैं गांधी जी के, इसमें कौन शिक्षक था? A.N. सिन्हा, J.B. कृपलानी, B.G. किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। कौन था दोस्तों? J.B. कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पूर्व स्कूल में शिक्षक थे। बाद में अंग्रेजी व इतिहास के प्रधानाध्यापक रहे। कृपलानी 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए थे। तो J.B. कृपलानी शिक्षक थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? जर्नल अब्दुल कलाम द्वारा प्रकाशित कौन सा है दोस्तों? अब्दुल कलाम अलियाल, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कामरेड जमींदार। दोस्तों अल हिलाल जो है समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने प्रारंभ किया, जिसका मुख्य कार्य भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना करना। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था दोस्तों, अल हिलाल के, याद कर लीजिए। दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बम्बई में हुआ था। 2 बार ये रिपीट कर चुका था क्वेश्चन। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में अध्यक्ष कौन थे? बिमोश चंद्र वैभव जी। 2 बार हमने इसको रिपीट कर लिया दोस्तों। 126 का क्वेश्चन 126। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक पत्रिका लिखी दोस्तों? किसने सुबह आजादी नामक पत्रिका लिखी? 126 का बताइए दोस्तों। सुबह ये आजादी 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात लिखा गया था दोस्तों। फैज अहमद फैज द्वारा लिखा गया था दोस्तों। फैज अहमद फैज द्वारा 1947 के बाद जो है लिखा गया था। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। क्या होगा दोस्तों? ये और आप दोनों सही है दोस्तों, ये सही। देखिए दोस्तों, 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था, ठीक। और लॉर्ड लिंगलिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना ही, भारतीय विधानमंडल से सहमति नहीं लिए थे, सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने युद्ध की उद्घोषणा तथा युद्ध के बाद की स्वतंत्रता की मांग रखी। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि युद्ध का उद्देश्य तथा युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग रखी थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग की उपेक्षा कर दी गई। उन्होंने कहा कि पहले ही दे दीजिए हमको आज़ादी, या तो युद्ध के समाप्त होने के बाद हमको आज़ादी दे दीजिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको उपेक्षा कर दी। और 30 अक्टूबर 1939 को 8 प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कितने? 8 प्रांतों के। तो दोस्तों 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। बिल्कुल। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही, और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। इसी कारण जो है जर्मनी में युद्ध, इसी कारण इस्तीफा दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था दोस्तों? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही थे। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था दोस्तों? 1940 ईस्वी में प्रारंभ हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही तथा जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना गया था। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, नहीं, डोमिनियन स्टेट देना था दोस्तों। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए, संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए कौन होगा दोस्तों? 129 का। क्रिप्स मिशन योजना में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ये मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को आया था दोस्तों, और संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए था। तो बी ऑप्शन सही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी?
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा अफसफ अली किस भूमिगत क्रिया प्रणाली की प्रमुख महिला संगठक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। किसकी थी अरुणा आसफ अली? भूमिगत क्रियाकलाप किससे जुड़ी हुई थी अरुणा आसफ अली दोस्तों? अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी हुई थी? अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों, उससे भागीदारी निभाई थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? जेम्स रामजे, मैकडोनाल्ड, स्टेनली ब्राउनसी, नेवेली चेम्बरलेन और विंस्टन चर्चिल। किसने जो है क्रिप्स मिशन भेजा था दोस्तों? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन, पता ही होगा। चर्चिल ने, प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफोर्ड क्रिप्स को नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा। इसके अनुसार भारत में युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेट का, इसमें 4 सदस्य थे दोस्तों, चारों जो है अंग्रेजी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? रॉलेट एक्ट ने, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। चौथी 5वीं बार जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यूपीएससी दोस्तों। इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, बिल्कुल यही बात। इसने श्रमिक संघ, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मार्च 1919 में लागू किया गया था दोस्तों रॉलेट एक्ट। यद्यपि केंद्रीय विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण यही बना था दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं। दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये भी रिपीट कर दिया दोस्तों कई बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को 72 लोगों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और वे 6 अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचे। वहीं उन्होंने हाथ में नमक लेकर नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला 72 लोगों के साथ। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दांडी यात्रा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। कबो या मरो नारा किसने दिया दोस्तों? कबो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत दिया गया था दोस्तों 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत देखेंगे या फिर मरना पसंद करेंगे, हम अपनी निरंतर गुलामी को देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों? अहमदाबाद टेक्सटाइल, महात्मा जोशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JBK पलानी। कौन थे दोस्तों? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किया था दोस्तों। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। बंगाल का विभाजन किया गया। उसके बाद अगला दोस्तों, बंगाल के विभाजन के बाद दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। कौन सा होगा दोस्तों बताइए? इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था दोस्तों। लोगों ने उपवास रखा, गंगा स्नान किए तथा वंदे मातरम गीत गाते हुए जुलूस लोगों ने निकाला दोस्तों। अब ये दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, कर्जन द्वारा। ठीक, 137 का भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया था दोस्तों? देखिए 1935 से हर बार क्वेश्चन उठा रहा है। 1935 इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में शामिल किया गया? मौलिक अधिकार के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में, राज्य की कार्यकारिणी शक्ति के विस्तार के रूप में, भारत सरकार के कार्य संचालन के रूप में। ये तो आसान है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व DPSP के तहत रखा गया दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरेक्शन को 1950 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उपनिवेश के गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल को दिए जाते थे, उसी को राज्य सरकार को दे दिया गया।
साइमन कमीशन की संस्तुतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? साइमन कमीशन के बारे में, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में दोस्तों। द्वैध शासन, ठीक। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने की सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। ब्रिटिश भर्ती का क्या होगा दोस्तों? साइमन कमीशन के बारे में बताइए। 2010 में पूछा गया है यूपीएससी में। 1927 में आया था दोस्तों। द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 में पेश किया गया था। इसका हो जाएगा दोस्तों कौन सा सही है? तो बस एक ऑप्शन सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। 1906 में सूरत में 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन से एक संकल्प इन 4 संकल्पों में नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, बायकाट, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। कौन था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन दोस्तों। स्वशासन। राष्ट्रविहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल व गरम दल दोनों क्या हो गए थे? अलग हो गए थे दोस्तों। इसमें बंगाल के विभाजन को रद्द करने की बात नहीं की गई थी दोस्तों 1906 में विख्यात। तो 4 संकल्प बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और स्वशासन की बात की गई थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना। ये दोस्तों भारत आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वेट आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। उसमें क्या था? केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेताओं, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकायों को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिविधि का हल निकाला जाए। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। उसमें क्या था दोस्तों? संवैधानिक गतिविधि का हल निकालना था दोस्तों। क्या था? संवैधानिक गतिविधि का हल निकालना था। 1944 में श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संवैधानिक गतिविधि को हल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिसे दी वे आउट नामक पैम्फलेट के नाम से जाना जाता है। इसमें कांग्रेस व लीग के सम्मिलित सहयोग की बात कही गई थी। गांधी जी ने इस पर अपनी सहमति जताई, परंतु जिन्ना मात्र 2 राष्ट्र के सिद्धांत के पक्ष में ही थे। ये हो गया दोस्तों। अगला, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों उसका कारण क्या था दोस्तों? बंगाल विभाजन ही था दोस्तों। लोकमान्य तिलक अधिरोपित। दोस्तों इसमें ज्यादा न पढ़ते हुए यही पढ़ लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? पहला ऑप्शन ये सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अब इस कारण जो है बंगाल की घोषणा होने के बाद जो है सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया गया। बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ 78 मिलियन है तथा प्रशासनिक गतिविधि एक बड़ा क्षेत्र बताया गया था प्रशासनिक गतिविधि को। ठीक है, परंतु विभाजन का सही कारण राजनीतिक था, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। तो ये हो गया दोस्तों 42वां। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य JV के प्राणी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे। क्या होगा दोस्तों?
अभी हमने पढ़ा है कि बाद में वो मिले 142 का। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के किसानों को समस्या के छानबीन करने के लिए आमंत्रित किया था दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने, न कि राजेंद्र प्रसाद, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई तथा नरहरि पारिक। कितने व्यक्ति थे? जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, महादेव देसाई तथा नरहरि पारिक। तो इसलिए ऑप्शन केवल 20 सही है दोस्तों। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में से थे। अगला 1921 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। 1931 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कराची में हुआ था दोस्तों। अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूप किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अभी देखिए पीछे ही एक क्वेश्चन पूछा है, जस्ट एक साल पीछे फिर आके पूछ रहा है वही क्वेश्चन। यूपीएससी एकदम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है दोस्तों, इसलिए हमें 28% के क्वेश्चन पर रिकॉर्ड बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो 1931 में कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? देखिए अब क्रिप्स मिशन से कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के कार्यकारी वार्ताकार कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं राम गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व रफी अहमद किदवई। कौन थे दोस्तों कांग्रेस के क्रिप्स मिशन में जो है 144 का दोस्तों बताइए। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने संवैधानिक प्रस्ताव के साथ भारत के युद्ध में भाग लेने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा था दोस्तों। और इसके में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन से सवाल पूछ रहा है। 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित, विचार करना है दोस्तों, 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसका समस्त भारत में बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। क्या होगा दोस्तों? बम्बई मैनिफेस्टो जो है समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था और व्यापारिक समुदाय इसका सहयोग मिला था। कौन सा होगा दोस्तों? बम्बई मैनिफेस्टो दोस्तों 1936 ईस्वी में 21 उद्योगपतियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आदर्शों का खुला उल्लंघन था। ठीक है दोस्तों, देश की शांति और समृद्धता के लिए प्रतिकूल माना गया था और इस देश के व्यापार समुदाय का समर्थन प्राप्त नहीं था। इससे देश के व्यापारिक समुदाय का सहयोग प्राप्त नहीं था दोस्तों। तो ये तो गलत। अब यह जो है प्रत्यक्ष समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। बिल्कुल दोस्तों, तो ये वाला ए हो जाएगा। बम्बई मैनिफेस्टो में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन सी टिप्पणी सत्य सही नहीं है? गलत है दोस्तों, बहुत बार पूछ दिया। 1942 भारत छोड़ो, यदि आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। क्या होगा दोस्तों 1942 का? दोस्तों इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, आपको पता ही होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बारे में और जान लीजिए दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के 92 सत्र में शुरू किया गया था मुंबई में। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान के रूप में जाना जाता है, वह स्थान है जहां महात्मा गांधी ने अपने भाषण के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने अपने भाषण में देश को करो या मरो का आह्वान किया। ठीक,
भाषण के कुछ ही घंटे के भीतर लगभग पूरी कांग्रेस को बिना किसी मुकदमे की जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे कई राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि यह आंदोलन उचित नेतृत्व के बिना भी जारी रहा। ठीक है, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों? नेतृत्व गांधी जी ने किया था। नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। दोस्तों ये शुरू तो महात्मा गांधी जी ने किया था दोस्तों। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था दोस्तों? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। क्या होगा दोस्तों बताइए? खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी जो है सत्याग्रह संगठित करने के लिए क्या कारण था, क्यों गए थे? यद्यपि अकाल ने पूरा जिला तथा गुजरात का एक बड़ा भाग समूल नष्ट कर दिया था दोस्तों। एक तरह से भू अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया था। गरीब किसान अपने लिए नाम मात्र का भोजन ही जुटा पाते थे, परंतु बम्बई प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सरकार ने न केवल किसानों को पूरा कर देने हेतु दबाव डाला, बल्कि 23% कर भी बढ़ा दिया, टैक्स भी बढ़ा दिया था दोस्तों। तो यह प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये गलत है दोस्तों। ये सही है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की और 23% टैक्स भी बढ़ा दिया। बताइए, अकाल पड़ गया है तो ऐसे नहीं है, इसमें भी टैक्स बढ़ा दिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि उनकी कुछ गहरी धारणाएं पुस्तक में, जिसके शीर्षक है अनटू दिस लास्ट, में परिलक्षित होती है। इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल दिया। महात्मा गांधी जी को बदलने वाली पुस्तक में क्या संदेश था? अनटू दिस लास्ट में क्या संदेश दिया था दोस्तों? ये बुक है और इस बुक ने महात्मा गांधी जी के जीवन को बदल दिया था। और बदलने वाला क्या संदेश था? उत्पीड़ित और गरीबों का उत्थान करना एक शिक्षित व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। सबकी भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है। ब्रह्मचर्य जीवन और आध्यात्मिक अनुसरण आदर्श जीवन के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में भी सी तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 148 का। देखिए दोस्तों, इसमें ये जो है रस्टिन के लेख से लिया गया है दोस्तों। अब इसमें प्रस्तुत किया, अधिवक्ता का नाम या एक नाई का काम समानता रखते हैं। इसमें अधिवक्ता और नाई के काम में दोनों में समानता, दोनों का जीवन का अधिकार है दोस्तों। इसमें बी ऑप्शन सही है। सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई निहित है। ठीक, तो इसी से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय नाम से पुस्तक का अनुवाद किया था। प्रेरित होकर सर्वोदय नाम से पुस्तक का अनुवाद किया था। सी गलत है, क्योंकि यह कथन लाइफ ऑफ लेबर से लिया गया है दोस्तों। लाइफ ऑफ लेबर ब्रह्मचर्य जीवन और आध्यात्मिक अनुसरण आदर्श जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। उषा मेहता की प्रसिद्धि क्यों है दोस्तों? उषा मेहता 25 मार्च 1900, देखिए दोस्तों, इन्होंने जो है रेडियो का संचालन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन हेतु है इनका। ये प्रसिद्ध गांधीवादी तथा स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्हें कांग्रेस के गुप्त रेडियो के संचालन के लिए भी याद किया जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ महीने संचालित किया गया था। उस समय था, समझिए। अगला क्वेश्चन 151 का देखते हैं दोस्तों। 151 का, इसमें दोस्तों एक हो जाए अगला दोस्तों। ठीक है, 1939 में चलिए
1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। 12 प्रांत थे दोस्तों, और 7 में त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। वामपंथ, उनके प्रांत में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। उपयुक्त एबीसीडी में से कोई सही नहीं है। क्या क्या क्यों दिया था दोस्तों? अभी हम पिछले क्वेश्चन में अभी ये आया था दोस्तों, एबीसीडी दोनों सब गलत है दोस्तों। अभी हम लोग पीछे पड़े हैं दोस्तों, अभी हम लोग पीछे क्या है पड़े हैं, ठीक। तो 151 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे सुनता एक दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट रहा है, पहले चलिए इसको हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर दिया था, शामिल। इसलिए दोस्तों 150 का एक क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों, इसको भी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या रखा गया था दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट में दोस्तों किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र तथा अल्पसंख्यकों के लिए अधिभार की अनुशंसा नहीं की गई थी, बल्कि इसमें संयुक्त निर्वाचन की बात कही गई थी। साथ ही इसमें अधिकारों के बिल की भी बात कही गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3 सही। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रारूप, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में किसी भी समुदाय के लिए अलग निर्वाचन की बात नहीं की गई थी, संयुक्त निर्वाचन की बात की गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों, ये हो गया स्वतंत्रता आंदोलन। हाँ चलिए, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था दोस्तों? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठित संगठन बनाने का सुझाव दिया था। रामजी मालाबारी और एमजी रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। एबीसी में दिए गए व्यक्ति में कोई भी सही नहीं है। कौन सा सही होगा दोस्तों? 152 का बताइए। 152 का राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रम में सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को शामिल नहीं करना चाहती थी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को शामिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था दोस्तों? पीजेड्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, स्वतंत्र लेबर पार्टी। कौन कौन की स्थापना जो है अंबेडकर जी ने किए थे दोस्तों? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की तो स्थापना किए ही थे दोस्तों। लेबर स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी स्थापना किए थे, लेकिन पीजेड्स एंड वर्कर्स पार्टी की स्थापना नहीं किए थे दोस्तों। इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत मर जाऊंगा लेकिन उपवास नहीं त्यागूंगा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत विभिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। बताइए दोस्तों, ये तो आ गया क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार आ गया दोस्तों। सी ये ऑप्शन है दोस्तों। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसीलिए दोस्तों। इसीलिए 1932 में महात्मा गांधी के मरणोपरांत उपवास कब खत्म हुआ? जब दोनों पुनः पैक्ट समझौता हुआ था दोस्तों। सांप्रदायिक पुरस्कार को विरोध में थे, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन की दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या थी दोस्तों?
उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकताओं पर सर्वोपरि जोर दिया। राष्ट्रीय मतलब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी दोस्तों? किसकी? दादा भाई नौरोजी की दोस्तों। उन्होंने उजागर किया कि ब्रिटिश द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ये ऑप्शन सही है दोस्तों, केवल एक सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर देखिए, फिर पूछ दिया लाहौर अधिवेशन। अब ये पूछा था, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का एक संकल्प पारित किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और मुदावादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया था। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, बताइए कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? अब ये पढ़े हैं आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था दोस्तों। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। क्या मांग का? पर ऑप्शन ये सही हो जाएगा दोस्तों, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित, यही सही है दोस्तों। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने नई जुझारू भावना को आवाज दी। इसने पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन का प्रारंभ, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की 1919 में किया गया था दोस्तों। प्रांतों के लिए केंद्र द्वारा विधायी अधिकार का अंतरण। बताइए 157 का क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन का आरंभ किया गया था। बिल्कुल, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 में भारत सरकार अधिनियम। और प्रांतों के लिए केंद्रीय द्वारा विधायी अधिकार का अंतरण किया गया। केंद्र द्वारा जो है विधायी अधिकार का अंतरण कर लिया गया दोस्तों। मतलब केंद्र जो है विधायी अधिकार पर कानून बना सकती थी, या जो है अंतर था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 में किया गया दोस्तों। तो ये 1 और 3 सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था दोस्तों युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता, परीक्षण। अभी तो ये तो 50 बार पढ़ चुके हैं, इसका तो बताने की जरूरत नहीं। परीक्षण तथा सारांश प्रक्रियाओं के बिना ही कारावास। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन का दमन, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। रॉलेट एक्ट क्यों आया था दोस्तों? 158 का बताइए। इसका दोस्तों क्या था? परीक्षण तथा सारांश प्रक्रिया के बिना ही कारावास, जेल में डाल देना। ठीक है, बिना सुनवाई, नो गवाही, नो सुनवाई, किसी नो वकील, नो दलील। ठीक है, विधिक इसके लिए विचार या परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। जिसको चाहो जेल में डाल दो 2 साल के लिए। बंगाल में त्रिभंगा किसान आंदोलन की मांग थी। त्रिभंगा किसान आंदोलन की मांग क्या थी दोस्तों? बंगाल में हुआ था त्रिभंगा। फसल के आधे से घटकर 1/3 तक जमींदारों की हिस्सेदारी में कमी, किसानों को भूमि के स्वामित्व का अनुदान क्योंकि वे भूमि के वास्तविक कृषक थे, जमींदार प्रथा का उन्मूलन और धर्म का अंत, सभी किसान ऋणों को छोड़ना है। त्रिभंगा आंदोलन में क्या किया गया था दोस्तों? बंगाल तथा भारत के इतिहास में त्रिभंगा आंदोलन कृषक आंदोलन था दोस्तों। इस आंदोलन में कृषकों की मांग थी कि कृषि उपज का 2/3 कृषकों को मिले तथा 1/3 जमींदारों को। 2/3 कृषकों को मिले और 1/3 फसल के आधे से घटकर, ये भी गलत है दोस्तों। 2/3 कृषकों को मिले और 1/3 जो है जमींदारों को मिले। तो फसल के आधे से घटाकर 1/3 तक जमींदारों की हिस्सेदारी कमी की गई। बिल्कुल, 1/3 ले लो भाई जमींदार लोग, और 2/3 जो किसान फसल उगाना चाहते थे उन अपना चाह रहे थे। एनी बेसेंट थी होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार। थियोफिकल सोसाइटी के संस्थापक, एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बताइए दोस्तों, होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार एनी बेसेंट क्या थी दोस्तों? होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। चूंकि वे आइवस होम रूल लीग से प्रभावित थी। वे 1917 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी दोस्तों 1917 में। परंतु वे थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वे सोसाइटी की द्वितीय अध्यक्ष थी। थियोफिकल सोसाइटी के संस्थापक नहीं थी दोस्तों, इसकी दूसरा अध्यक्ष थी। ठीक है, बल्कि वे सोसाइटी की द्वितीय, और इसके संस्थापक हेनरी स्टील
अलकाट थे दोस्तों। थियोपिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हेनरी स्टील अलकाट। तो एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार थी। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी। साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के विरोध में दोस्तों जन आंदोलन क्यों हुआ? जनता ने आंदोलन क्यों किया? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। बताइए दोस्तों कौन सा होगा? ये तो बहुत ही आसान है, अभी तो ये 3-4 बार प्रश्न आ गए। 1927 के नवंबर के महीने में ब्रिटिश सरकार ने एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की थी दोस्तों, जिसका नाम रहता था कमीशन के अध्यक्ष साइमन के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे दोस्तों, इसलिए भारतीय लोगों ने इसका क्या कर दिया? विरोध किया। तो साइमन कमीशन के कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया, साइमन कमीशन 1927 में आया, वेबल योजना। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बताइए। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्रिप्स मिशन के विरोध में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। अंग्रेज सरकार ने भारत में एक प्रतिमंडल भेजा था जिसका नेतृत्व कर रहे थे सर स्टार्ड क्रिप्स। इस शिष्टमंडल का उद्देश्य था कांग्रेस के साथ एक समझौता करके उनको द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए मना लेना। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे थे हम लोगों को। क्या दे रहे थे? डोमिनियन स्टेट का दर्जा, कि भाई तुम लोग डोमिनियन स्टेट का दर्जा ले लो और जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ। भारतीयों ने इस कमीशन का कड़ा विरोध किया क्योंकि ये कमीशन यह तय करने के लिए बनाया गया था कि भारत के लोग अपनी शासन खुद चलाने योग्य है या नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। अगला 63 का 163 का, ये 2014 में पूछा है दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन, देखिए 1929 से कितनी बार पूछेंगे। कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का, ये तो पढ़ चुके हैं दोस्तों, बता दीजिए उत्तर, हमको तो बताने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस ने क्या बनाया? लक्ष्य। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया गया था दोस्तों। उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। अगला दोस्तों, बस ज्यादा नहीं और 30 क्वेश्चन है दोस्तों, 30 क्वेश्चन समाप्त होने ही वाला है। इसी तरह दोस्तों हम पूरा समाप्त कर देंगे जल्द से जल्द। जो है इतिहास, भूगोल, राजनीति, हम राजनीति तो समाप्ति कर चुके हैं, बस ये बचा है इतिहास और इकोनॉमी और पारिस्थितिकी से कुछ क्वेश्चन बचे, जल्दी समाप्त कर देंगे दोस्तों। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था दोस्तों, पता है ना आप लोगों को। 164 का बताइए दोस्तों। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशों की घोषणा की थी दोस्तों। क्या क्या सिफारिश? इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, इसने ICS इंडियन सिविल सर्विस में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। क्या कैबिनेट मिशन क्यों आया था दोस्तों? भारत की एकता बनाई रखी जाए, इसने सिफारिश जो की थी दोस्तों मैं बता रहा हूँ। पहला, संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाने की बात की। दूसरा, इसने कहा कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाए। अच्छा था। भारतीय एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होगी। देशी रियासतें दोस्तों राजाओं का था, ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश के कब्जे में था ये भारत में संघ में शामिल हो, भारत की एकता बनाई रखी जाए, ये था। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल दोस्तों, संघीय सरकार के लिए। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों को विस्तार किया, नहीं दोस्तों, इसने न्यायालय पर कोई बात नहीं की।
इसने आईसीएस में भारतीयों के लिए उपबंध किया, यह भी नहीं दोस्तों। तो केवल ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें संघीय सरकार के लिए मतलब इसमें कहा गया कि भारत की एकता को बनाया रखा जाए, भारत को टूटने न दिया जाए। निम्नलिखित में से दोस्तों बैटरी खत्म हो गई, इसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों। अगला जो है 30 यहाँ से कुछ समय बाद होगा। धन्यवाद।